जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 21 मार्च है। 21 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं। आज का हमारा सुविचार है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। सही बात है दोस्तों। यदि हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, तो समझिए हमारी जो ताकत है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा मजबूत रहेगी और हम सफलता को जल्द ही हासिल कर सकेंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। तो आपको बता दें, हमारे भारत को मिला है 24वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान मिला है। अब देखिए, 33 देशों में यदि भारत को 24वां स्थान मिल रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि शर्म की बात इसलिए है, मुक्त अभिव्यक्ति, मुक्त मतलब होता है फ्री, और अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपने अंदर की भावनाओं को किसी के सामने स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है, जो आपके आर्टिकल 21 से संबंधित है। सॉरी, आर्टिकल 19 से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 से संबंधित है, इसी में आरटीआई है। और हमारे भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला है, तो समझिए कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सही तरीके से नहीं चल रही है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक है क्या? यह एक ऐसा सूचकांक है जो दुनिया भर में उद्देश्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। ठीक है ना। और यह द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक द्वारा संचालित होता है। ठीक है ना, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा क्या होता है? यह संचालित किया जाता है। तो हमारे भारत को मिला है 24वां स्थान मिला है। तो सबसे बढ़िया जो देश कौन सा है जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है नंबर 1 पे? तो है नॉर्वे है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। और नंबर 3 पे क्या है? हंगरी। क्या है? हंगरी देश है, हंगरी। चौथा देश क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। ठीक है ना। अब बताइए, सोचने वाली बात है कि 24वां स्थान है, तो आप लोग क्या सोच सकते हैं कि कौन कौन कैसा है, मतलब कैसा महसूस कर रहा है, हमारे देश में क्या हालत है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पंजाब। तो ये कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है ना। क्या है? आंध्र प्रदेश को। अब आपको जानने वाले भी थे कि नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, यानी कि इसके माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना। और जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं, उनको जो है क्या नाम है, आराम से प्रोवाइड की जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है ना। तो यह कौन से राज्य में हुआ है? असम। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नई प्रस्तावित राजधानी है डिब्रूगढ़ है। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगर दोस्तों हम सीएम की बात करें असम के, तो असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 126 है दोस्तों, और लोकसभा सीटें हैं 14, और राज्यसभा सीटें हैं 7। कितनी हैं? 7। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। और आपको बता दें, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का जो समय वेस्ट करना पड़ता है, कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है। यदि वीडियो कम देखी जाती है, कम चलती है, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। लाइक नहीं मिलता है, कुछ कमेंट नहीं आता है, तब भी मनोबल डाउन होता है। यदि थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो कम से कम थोड़ा सा आप सपोर्ट करके कुछ दोस्तों को शेयर किया करिए। और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको कमेंट किया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा प्रोत्साहन और बढ़ेगा, और हम कुछ न कुछ और आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और इससे आपकी लाइफ
में समझिए बहुत ही अच्छा मोड़ आ जाएगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है कमेंट और थोड़ा-सा व्यूज़, वॉच टाइम इस सब थोड़ा-सा बढ़ाने का सहयोग करें, लोगों तक पहुँचाने का सहयोग करें। आप लोगों के माध्यम से ही हम थोड़ा-सा ग्रोथ कर सकते हैं और आपको हम कंटेंट दे सकते हैं। बात आती है असम के बाँध की, तो बाँध का नाम है सुबनसिरी लोअर बाँध, कार्बी लैंगपी बाँध, ठीक है ना? ये कहाँ का बाँध है? असम का। अगर असम के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो असम का बहुत बार पूछा गया लोक नृत्य, कौन-सा लोक नृत्य? बिहू। बिहू और बगरुम्बा ये असम का प्रमुख लोक नृत्य है। जनजाति कौन-कौन से असम में रहती है? तो रहती है बोडो रहती है, ढिमसा रहती है, ढिमसा, गारो, मिज़ो, खासी, ये सब क्या हैं? जनजाति हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ध्यान रहे। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया है और इनको मिला है फिट इंडिया आइकन का पुरस्कार, ठीक है ना? पुरस्कार सॉरी नामित किया गया फिट इंडिया आइकन के लिए। तो किसे किया गया है ये? रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, शाहरुख खान। तो ये मिला है आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है, आयुष्मान खुराना को, ध्यान रहे, ठीक है ना? किसे किया गया है ये? आयुष्मान खुराना को। अच्छा, अब बात आती है फिट इंडिया आइकन की। फिट इंडिया आइकन की इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को हुई थी। और शुरुआत कौन किया था ये? पीएम के द्वारा किया गया था, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 10%, 12%, 15%, 20%। कितना दिया है ये? 10% बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब आपको भारतीय भी समझ में आ रहा होगा, आयोग भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये कौन सी चिड़िया का नाम है? प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा की जो इंग्लिश होती है उसकी इंग्लिश होती है कॉम्पिटिशन, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन अगर बता दिए तो आपका आसान हो गया। तो इसका फुल फॉर्म हो, देखिए लिखा गया है CCI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 2003 को हुई थी, 2002 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना? तो भारत में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। इसी के साथ साझेदारी किया है टाटा प्ले ने, ठीक है ना? कितना किया है? 10% की। आगे चलते हैं। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड है। खुशी रैंकिंग के अनुसार, यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है। कितनी बेहतरीन चीज़ है ये। अच्छा, आपको बता दें ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या है आप लोग बताइएगा। फिलहाल हम आपको भारत के बारे में बता देते हैं कि भारत कौन से स्थान पे है। तो दोस्तों मैं बता दूं 100 143 देशों में 143 ही है, थोड़ा सा डाटा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें 143 देश है। 143 देशों में भारत का स्थान 118वें नंबर पे है, यानी खुशी के मामले में बहुत पीछे है।
इससे अच्छा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो खुशहाल रैंकिंग है 109 है। यानी कि यहाँ भारत का लगभग हर एक व्यक्ति क्या है, परेशान है। उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, खुशहाल जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? सोचिए, भारत को 118वाँ स्थान मिला हुआ है और पाकिस्तान को 109वाँ स्थान मिला हुआ है। थोड़ा-सा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सब जाति धर्म के नाम पे ज़्यादा मरते हैं। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। तो प्रयास करिए, आप लोग शिक्षित होइए और संगठित होइए। ठीक है? बात आती है फ़िनलैंड की। फ़िनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। क्या हो जाएगी? यूरो। अच्छा, इसमें स्वीडन आया है। स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना। तो कोरोना वाला कोरोना नहीं, क्रोना है। स्वीडिश क्रोना मुद्रा का नाम है। नॉर्वे आया है। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। जो है मुद्रा हो जाएगी नॉर्वेजियन क्रोन। डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन। और मुद्रा हो जाएगी डेनिश क्रोन। क्या हो जाएगी? डेनिश क्रोन। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? अच्छा, कब मनाया गया है? ये फ्रेंच भाषा की जानकारी के लिए है। ठीक है ना? और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस की थीम, इसकी कोई खास थीम नहीं है 2025 में। ये पहली बार मनाया गया था। ये है 842 ईस्वी में लिखित रूप से। कब आया था ये रूप, मतलब पहली बार मतलब कब आया था ये साक्ष्य के रूप में? तो आए थे 842 ईस्वी में लिखित रूप से आया था। और इसकी जो आधारशिला पड़ी थी, लेकिन जो ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच दिवस मनाने की जो आधारशिला पड़ी थी, ये 13 जनवरी 2014 को हुई थी। ये जो है 842 जो ईस्वी है, फ्रेंच भाषा मतलब ये सामने आई थी। और 13 जनवरी 2014 को संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच दिवस मनाए जाने का आधारशिला रखा गया था। ठीक है ना? ध्यान रहे। पहली बात, भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? जैतापुर परमाणु संयंत्र, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? यह गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। तो गोरखपुर जो परमाणु परियोजना है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, 13 जनवरी को रखी गई थी। 13 जनवरी 2014 को रखी गई थी। ठीक है ना? इसका लेकिन जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2018 में। अच्छा, कौन बताएगा गोरखपुर परमाणु परियोजना है कहाँ? तो आपको लग रहा होगा गोरखपुर में होगा। नहीं दोस्तों, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना ये गोरखपुर में नहीं है। ये बहुत नोट कर दीजिएगा, यहाँ से पेपर में पूछा गया और फंसाया गया है। ठीक है? यह जो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में है। ठीक है ना? तो ये गोरखपुर नहीं है, ध्यान रहे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है फ्रांस का हुआ है। आपको बता दें, ये 19 से 21 मार्च तक चला है। ठीक है ना? अब बात आती है फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? भिवंडी, यानी कि ठाणे में है, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। कौन किया है? देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ठीक है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है पहले मंदिर किया गया। कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। 1895 में पहली बार जो है छत्रपति शिवाजी महोत्सव या जयंती को मनाया गया था। और इसी के 2 साल पहले 1893 में गणपति महोत्सव मनाया गया था। ठीक है ना? और दोनों चीज़ों को शुरू करने वाले कौन थे? हमारे गर्म दल के नेता थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना? हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आईआईटी मद्रास में हुआ है। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? आईआईटी गुवाहाटी
गुवाहाटी तो लिखे ही नहीं है, फिलहाल 1994 में हुई थी। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है दोस्तों? थीम बहुत बार पूछता है। तो विश्व कविता दिवस की थीम है शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता। ठीक है ना? शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता, ध्यान रहे। हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है? तो जर्मनी, थाईलैंड, इटली, इंग्लैंड। तो ये हुआ है दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ है कबड्डी विश्व कप। ठीक है ना? तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? सॉरी, ये तो ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है। ठीक, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। और अगर बात करें हम कबड्डी विश्व कप पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 2004 में। वो भी भारत में ही हुआ था। भारत में हुआ था, भारत और ईरान के बीच में मुकाबला था। ठीक है ना? हमारी इंडिया जीत गई थी और ईरान हारा हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की। जर्मनी, जैसे जर्मनी की राजधानी क्या है? अ, बर्लिन। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बाट हो जाएगी। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत में दूरसंचार विभाग डीओटी ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और एक है गूगल। ठीक है ना? तो किसके साथ भागीदारी हुई है ये? व्हाट्सएप के साथ में हुई है। ठीक है ना? तो स्पैम से बचाओ। देखिए, आपको जो जितनी भी स्पैम कॉल्स आती थी, मतलब फर्जी कॉल जो होते आती थी फ्रॉडगिरी के लिए, हमेशा लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे। स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा था। स्कैम वीडियो, इसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है लोग लूटने का प्रयास करते थे। और वो किसी बैंक या सीबीआई का अधिकारी बता करके जो है डिजिटल अरेस्ट कर लेते थे। तो ये सब किससे किसके माध्यम से होता था? व्हाट्सएप के माध्यम से होता था। तो क्या किया है दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ क्या कर दिया? साझेदारी कर दी है। ठीक है ना? इस स्पैम से बचाने के लिए। तो बात आती है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009 को हुई थी। कौन किया था? जॉन कुम ने किया था। ठीक है ना? जॉन कुम। अब आया है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को हुई थी। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को हुई थी। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। दोस्तों, कौन बताए गूगल का फुल फॉर्म? गूगल का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके बारे में बता चुका हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो यह दिया है 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या? देखिए, ये आपके डेयरी से संबंधित है। गाय का आप पालन करिए। और गाय के पालन यानी कि गाय के पालने को की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल निकाली है। तो बीच में ये पहल चल रही थी, फिलहाल अभी हर जगह चल भी रही होगी। अगर किसी के घर पे गाय है तो गाय को एक जो तहसील से या जो ब्लॉक होता था, वहाँ से डॉक्टर आते थे या गाय देते थे। गाय का भी रजिस्ट्रेशन होता था। तो उसकी ये सेवा करने के लिए सरकार क्या करती थी? पर मंथ 1500 रुपये पर गाय के ऊपर देती थी। ठीक ना? फिलहाल अभी भी कहीं कहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास भी 2 गायें हैं। ठीक है? तो उसके लिए कितना बजट पास हुआ है? फिर से 3400 करोड़ रुपए हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी लाने की सलाह दी है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। 10%। देखिए, मोटापा की वजह से ढेर सारी बीमारी हो जाए, जैसे मधुमेह हो जा रहा है, हार्ट अटैक की समस्या हो जा रही है। ठीक है ना? घुटनों की समस्या आ जा रही है। तो कहीं न कहीं तेल हमारे पेट के लिए क्या है? हानिकारक है। जितना हम कम तेल का सेवन करेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। जितना हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे फल फल, साग-सब्ज़ी, हरी सब्जियों का उपयोग करेंगे, उससे हमारा पेट और जो भी है शरीर पूरा स्वस्थ रहेगी।
अब जो तेल होता है, तेल इतना ऑयली होता है जिससे हमारा जो मतलब जो लीवर होता है धीरे-धीरे काम करता है, फिर हम लोग डोज़ ले लेते हैं। वो क्या करता है सही से भोजन को पचा नहीं पाता, भोजन को सही से पचा ना पाने के कारण जो है हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो तेल क्या है, कहीं न कहीं क्या है, हानिकारक है। अगर तेल का सेवन भी हम कर रहे हैं तो हम सरसों के तेल के अलावा किसी भी तेल का सेवन ना करें। रिफाइंड वगैरह जो भी होता है ये भी बहुत हानिकारक होता है, ठीक है ना? जो हमारे फ़ास्ट फ़ूड की चीज़ें बनती हैं वो रिफाइंड से ही बनती हैं, जो कि बेहद ही हानिकारक है। आज के वातावरण इतना दूषित हो गया है कि इसका प्रभाव महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? जैसे देखते होंगे प्रेगनेंसी समय ढेर सारी जो है समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, हमेशा ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। क्या पता जच्चा-बच्चा दोनों को खतरा हो गया है, कभी जच्चा एक्सपायर हुआ, कभी बच्चा एक्सपायर हो गया। तो कहीं न कहीं कंडीशन तो मोटापा जो है नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो है केंद्र सरकार ने भी क्या किया है, आह्वान किया है कि तेल का सेवन कम करें, ठीक है? ये तो था आज का हमारा ये करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं हम स्टडी जी की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन सभ्यता पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है? प्राचीन ग्रीस, प्राचीन मिस्र, प्राचीन मेसोपोटामिया, प्राचीन भारत। तो भैया ये जानी जाती है प्राचीन मिस्र। बड़ी खास बात दोस्तों है मिस्र में जो पिरामिड है, पिरामिड कुछ इस तरह से बना हुआ है। और उसमें खास बात क्या है कि जो पत्थर है ना, एक पत्थर न्यूनतम जो पत्थर जो जब सर्च किया गया उसका वजन अंदाजा गया, इतने भारी हैं, लगभग एक पत्थर का जो वजन है 20 टन से अधिक, जो सबसे छोटे पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय ना कोई जेसीबी थी, ना कोई मतलब हमारी जो है उस तरह से मैकेनिकल मशीनें थी। फिर भी इसकी ऊँचाई बहुत ऊँचा तक, मतलब सोचिए उस ज़माने में कैसे सब इस 20 टन से अधिक पत्थर को उठा करके किस तरह से सेट किए होंगे और इतना ऊँचा बना डाले थे। इसे माना जाता है कि इसमें कुछ गुफ़ाएँ हैं, कुछ गुफ़ाओं लेकिन ये ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। जिसे बोला जाता है कि महाराजा का जो है ये क्या है, दरबार था वहाँ पे। ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है ना? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने शोध भी किया था, बाद में मिस्र सरकार ने क्या कर दिया था, रोक लगवा दिया था। अब जेसीबी की जो क्षमता होती है 20 टन से ज़्यादा वो बोल जाएगी, ठीक है ना? तो जेसीबी भी काम नहीं कर पाएगी इतने बड़े पत्थरों में। पत्थर का जो आकार होता था बहुत ठोस होता था और इसको इतने बढ़िया सजाया गया है, इसके बीच में एक बाल भी नहीं डाल सकते हैं। मतलब इसकी घिसाई इतनी बढ़िया से हुई है, इसको सेटअप इतना बढ़िया से किया गया है, वो बहुत ही मजबूत पत्थर है ये, ठीक है ना? इसलिए मिस्र का पिरामिड बहुत ही फ़ेमस है। और मिस्र के पिरामिड में कौन-सा बहुत फ़ेमस है? तो गीज़ा का जो पिरामिड है वह सबसे फ़ेमस है। जो गीज़ा का पिरामिड है वो एक जगह 3 ठो है, बीच वाला सबसे बड़ा है और साइड-साइड में 2 ठो क्या है, छोटा है। माउंट एवरेस्ट किस 2 देशों के बीच में स्थित है? भारत और चीन, नेपाल और चीन, भारत और नेपाल, भूटान और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है माउंट एवरेस्ट। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में इतना है तो हवा में कितना होगा? हवा में प्रकाश गति कितनी होगी? तो दोस्तों अगर आपको हवा में पूछे तो जो ये मान दिया गया इसी में गुणा कर दीजिए, 1003 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वह हवा में प्रकाश की गति निकल के आ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे बड़ा होता है? तो कृषि का होता है कि विनिर्माण का होता है कि सेवा क्षेत्र का होता है, खनिज संसाधन का होता है? दोस्तों किसका होता है? या सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस सेक्टर से क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा सुधार आते हैं। देखिए जो क्षेत्र बाँटे गए हैं, क्षेत्र 3 बाँटे गए हैं, तो प्रथम क्षेत्र में जो होता है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रखा गया है। प्राथमिक में रखा गया है प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों को, जैसे हमारी खेती हो गई, कुक्कुट पालन, मछली पालन, मुर्गा पालन जो भी होता है, ये हमारे किसमें है, प्राकृतिक में आता है। प्राकृतिक में लाभ बहुत कम होता है। द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में आता है निर्माण व विनिर्माण। जैसे आलू हमारा नेचुरल है, आलू लेके आए, आलू बना मशीन में लगा के उसको क्या बना दिए हम, चिप्स बना दिए। तो क्या हो गया, उसके निर्माण हो गया। और जब चिप्स जब बना दिए तो सेवा क्षेत्र में लेके जाकर के बेच देंगे हम। तो आलू की अपेक्षा आलू की कीमत कम रहेगी, लेकिन आलू का हम निर्माण कर कुछ अगर हम बनाएँगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, वह बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 44, 45, 48, 51। तो ये किसमें है? 44। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य है कौन सा हो जाएगा? ये उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले समान नागरिक संहिता जो लागू है कहाँ पे है ये? गोवा में है। ठीक है ना, गोवा में है। तो था दोस्तों आज का हमारा ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया था और जो समिति थी वह कौन सा सिद्धांत दी थी? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही है और उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा खुल कर सपोर्ट करेंगे। कमेंट किया करें आप लोग, जिससे थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ेगा। आपको और अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद।